हेलो स्टूडेंट्स। तो अपना जो चैप्टर चल रहा था रसायन विज्ञान की कुछ मूल अवधारणाएं, इसमें अपन काफ़ी पोर्शन कवर कर चुके हैं। दो इसके वीडियो लेक्चर हो चुके हैं। तो अब अपन स्टार्ट करते हैं। इसी चैप्टर में है द्रव्य के गुणधर्म और उनका मापन, यानी जो मैटर है उनकी प्रॉपर्टीज़ और उनका मेजरमेंट हम यहाँ पर देखेंगे। भौतिक एवं रासायनिक गुण सबसे पहले अपन देख लेते हैं। तो प्रत्येक जो पदार्थ होता है उसके विशिष्ट और अभिलाक्षणिक गुणधर्म होते हैं। हर एक पदार्थ का विशिष्ट कुछ स्पेसिफिक करेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज़ होती है, गुणधर्म होते हैं। इन गुणधर्मों को हम दो वर्गों में बांट सकते हैं। एक तो हमारा होता है भौतिक गुणधर्म, यानी भौतिक का मतलब होता है उसके रंग को देख लें, गंध को देख लें, गलनांक को देख लें, क्वथनांक को, घनत्व आदि, ये सारे उसके क्या होते हैं, भौतिक गुणधर्म होते हैं। उसके बाद हम देखते हैं रासायनिक गुणधर्म। तो रासायनिक गुणधर्म जैसे उसकी संगठन को देख सकते हैं, ज्वलनशीलता को देख सकते हैं, अम्ल है कि क्षार है इत्यादि, ये जो भी हम सब देखते हैं, उसकी अभिक्रियाशीलता, ये सब क्या है, उसके रासायनिक गुणधर्म है। तो अब हम भौतिक गुणधर्म को डिटेल में यहाँ पर देखेंगे। तो भौतिक गुणधर्म को पदार्थ की पहचान या संगठन को परिवर्तित किए बिना मापा या देखा जा सकता है। यानी भौतिक गुणधर्म जो भी होते हैं, जैसे कि हमारा रंग हो गया, गंध हो गया, गलनांक हो गया, क्वथनांक हो गया, घनत्व हो गया, ये सब चीज़ों को हम पदार्थ के जो एक्चुअल स्टेट है उसमें बिना किसी परिवर्तन के हम उसको देख सकते हैं और माप भी सकते हैं। तो रासायनिक गुणधर्म को अगर हम मापें तो हम ये सब चीज़ें क्या देखेंगे कि रासायनिक परिवर्तन होना आवश्यक होता है। यानी कि रासायनिक परिवर्तन को मापने या देखने के लिए उसमें रासायनिक परिवर्तन कराना हमारे लिए क्या होता है, आवश्यक होता है। भौतिक गुणधर्म को मापने के लिए रासायनिक परिवर्तन का होना आवश्यक नहीं है। यानी भौतिक गुणधर्म जब मापते हैं तो उसमें रासायनिक परिवर्तन होना आवश्यक बिल्कुल भी नहीं है। तो विभिन्न पदार्थों की लाक्षणिक अभिक्रियाएं, जैसे कि अम्लता हो गई, क्षारता हो गई, दाहता हो गई आदि, ये सारी चीज़ें देखते हैं। तो रासायनिक गुणधर्म के ये सब क्या है, उदाहरण है। अम्लता की एसिडिक है कि बेसिक है, कि उसकी ज्वलनशीलता कितनी है, ये सारी चीज़ें। फिर हम देखते हैं रासायनिज्ञ भौतिक एवं रासायनिक गुणों के आधार पर पदार्थों के व्यवहारों का पूर्वानुमान तथा व्याख्या भी करते हैं। कैसे करते हैं? तो इन सब चीज़ों को हम परीक्षण और मापन के द्वारा निर्धारित करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि जो भौतिक गुणधर्म है उनका मापन किस तरीके से किया जाता है। तो जो वैज्ञानिक है उनके भौतिक गुणधर्म का मापन के लिए परिमाणात्मक मापन की आवश्यकता होती है। परिमाणात्मक मतलब कि उसका कितना परिमाण है, कितनी क्वांटिटी है, कितना लंबाई है, कितनी चौड़ाई है, ये सारी चीज़ें का मापन किया जाता है, माप किया जाता है। द्रव्य के अनेक गुणधर्म, जैसे कि उसकी लंबाई हो गई, क्षेत्रफल हो गया, आयतन हो गया, ये सारी क्या है, उसकी मात्रात्मक प्रकृति के होते हैं। किसी मात्रात्मक प्रेक्षण या मापन को कोई संख्या या उसके बाद वह इकाई लिखकर निरूपित कर सकते हैं। मतलब कि हमने किसी की लंबाई नापी तो कितना 6 मीटर हो गया, 7 मीटर हो गया, 8 किलोमीटर हो गया। तो इस तरीके की हम लंबाई को उसकी जो संख्या है, यानी कि इस तरीके से नंबर और उसके पीछे इकाई, जैसे अभी मैंने मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर ये सब लिखा, वैसे हम नाप सकते हैं। तो उसके बाद वह इकाइयाँ लिखकर निरूपित भी की जाती है, जिसमें उसे मापा जाता है। उदाहरण के लिए जैसे कि कमरे की लंबाई मैंने अभी जैसे आपको बताया 6 मीटर लिखकर बताई जा सकती है, जिसमें 6 एक संख्या है, यानी 6 एक संख्या है, और मीटर क्या है, m क्या है, मीटर का व्यक्त करता है, जो वह क्या है, इकाई है। इकाई यानी कि उसकी यूनिट है, कि किसी ना किसी यूनिट में तो हमें व्यक्त करना होगा ना, वैसे जिसमें कि लंबाई नापी जाती है। सेंटीमीटर में भी हम लंबाई को नापते हैं, मीटर में भी नापते हैं, किलोमीटर में भी नापते हैं, और आगे भी बड़ी बड़ी यूनिट होती है, और छोटी से छोटी यूनिट भी इसमें अपन देखते हैं। तो पहले विश्व के विभिन्न भागों में मापन की दो विभिन्न पद्धतियाँ होती थी। एक जो अंग्रेजी पद्धति होती थी, इंग्लिश सिस्टम, और दूसरा होता था हमारे मीट्रिक पद्धति, यानी कि द मैट्रिक सिस्टम, ये प्रयुक्त की जाती थी। तो मीट्रिक पद्धति जो है वो फ्रांस के 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में विकसित हुई थी। यानी फ्रांस की 18वीं शताब्दी के शुरुआत में विकसित हुई थी। कौन सी पद्धति? मीट्रिक पद्धति। और बहुत ज़्यादा अधिक सुविधाजनक थी, मतलब इजीली हम उसको कर सकते थे, क्योंकि वह दशमलव प्रणाली पर आधारित थी, यानी पॉइंट्स लगाकर अपन उसमें मेजरमेंट करते थे। बाद में वैज्ञानिकों ने एक सर्वमानक पद्धति का आवश्यकता अनुभव हुई। ऐसी एक पद्धति जो सन 1960 में प्रस्तुत की गई थी, और उसकी विस्तृत चर्चा हम यहाँ पर करेंगे, वो है हमारी मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति, यानी एसआई यूनिट के बारे में अपन यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति फ्रांसीसी में ली सिस्टम इन इंटरनेशनल
यूनिट्स के नाम से अपन इसको बोल सकते हैं, जिसमें संक्षेप में एसआई कहा जाता है। तो एसआई का फुल फॉर्म आएगा तो क्या हो गया, ली सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट, ओके, को सन 1960 में भार और मापन के 11वें सर्व सम्मेलन यानी कि कॉन्फ्रेंस जनरल डेज पोइजो एट मेजरमेंट यानी CGPM में विस्तृत किया गया था, बताया गया था। तो CGPM में क्या बताया था कि ये एक सरकारी संस्था है CGPM, जिसका गठन और रासायनिक समझौते जिसे मीटर परिपाटी कहते हैं और जिस पर सन 1875 में पेरिस में क्या किए गए थे, हस्ताक्षर किए गए थे CGPM में के अंतर्गत किया गया था। तो एसआई पद्धति में 7 आधार मात्रक है, जो हमारी तालिका है टेबल 1.1 में बता रखे हैं, उनको अभी हम देख लेंगे। और ये मात्रक 7 आधारभूत वैज्ञानिक राशियों से संबंधित है, जो भी हमने मात्रक लिए। अन्य भौतिक राशियाँ जैसे कि गति हो गया, आयतन हो गया, घनत्व आदि भी है। इन राशियों से व्युत्पन्न की जा सकती है, यानी गति को, आयतन को और घनत्व को, ये व्युत्पन्न राशियाँ होती है। तो ऐसा ही आधार मात्रकों की परिभाषा भी हमें एक नेक्स्ट टेबल 1.2 में दी है। एसआई पद्धति में परिवर्तयों और अपवर्तकों को व्यक्त करने के लिए पूर्व लग्नों का उपयोग किया जाता है, यानी जो शुरू में सिंपल यूनिट है और जो फिर उससे चेंज करके बनाई जाती है, व्युत्पन्न करके, उनका भी पूर्व लग्नों का उपयोग किया जाता है। इन्हें नेक्स्ट जो सूची है उसमें दिया गया है। इनमें से कुछ राशियों का प्रयोग हम इस पुस्तक में भी कर लेंगे। तो चलिए आप यहाँ पर ये टेबल देखिए। सबसे पहले जो टेबल है हमारी 1.1, इसमें आधार भौतिक राशियाँ है। आधार भौतिक राशियों और उनके मात्रक में लंबाई को L से रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल l से, द्रव्यमान को स्मॉल m से, समय को स्मॉल t से, विद्युत धारा I से, एम्पियर से, ऊष्मागतिकी को कैपिटल T से, तापक्रम इसी से हो जाएगा, पदार्थ की मात्रा को n से, ज्योति तीव्रता को I और उसके नीचे U से रिप्रेजेंट करते हैं, मीटर को m में, किलोग्राम को kg में, सेकंड को स्मॉल s में, एम्पियर हमारा कैपिटल है, केल्विन कैपिटल के, मोल MOL मोल में, और कैंडेला CD से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो ये आधार भौतिक राशि और उनके मात्रक हो गए। उसके बाद हमारी है SI आधार मात्रकों की परिभाषा। तो लंबाई की मात्रक मीटर होता है। तो इसमें हम देखते हैं, इसका मीटर, इसका m संकेत होता है और SI मात्रक होता है। बाकी का ये इतना लंबा, इसमें अपन इन सब चीज़ों को देख सकते हैं, ये आप पढ़ लीजिएगा और कोई डाउट हो तो पूछ लीजिएगा। वैसे कोई ज़्यादा काम की चीज़ नहीं है। द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम होता है, इसको kg में SI यूनिट होती। समय का मात्रक सेकंड होता है, सेकंड उसकी SI यूनिट होती, मात्रक होता है। विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है, कैपिटल A से रिप्रेजेंट करते हैं, वो इसकी SI यूनिट है। ऊष्मागतिकी का ताप मात्रक केल्विन होता है, SI यूनिट से रिप्रेजेंट करते हैं। पदार्थों की मात्रा का मात्रक मोल, MOL मोल, उसको MOL से रिप्रेजेंट किया जाता है, बताया जाता है, मतलब कि। ज्योतीय तीव्रता का मात्रक कैंडेला होता है, जिसको CD से हम बताते हैं। तो ये हुआ। अब हम क्या देखेंगे, देखिए ये है मापन के राष्ट्रीय मानकों का अनुरक्षण। तो ये जस्ट एक इसकी छोटी सी जानकारी है जो आप देख सकते हैं। तो उसके बाद हम देखेंगे SI पद्धति में प्रयुक्त पूर्व लग्न, यानी कि 10⁻⁻24 योक्टा स्मॉल y से रिप्रेजेंट करेंगे, 10⁻⁻21 जेप्टा स्मॉल z, कैपिटल Z से, या स्मॉल z, मतलब इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। 10⁻18 एटा स्मॉल a से, 10⁻15 फेम्टो F से, 10⁻12 पिको स्मॉल p से, 10⁻9 नैनो n से, 10⁻6 माइक्रो, इस तरीके से म्यू बना के रिप्रेजेंट करते हैं। 10⁻3 मिली स्मॉल m से, 10⁻2 सेंटी c से, -1 10⁻1 डेसी d से, d10 हमारा डेका हो गया, da से रिप्रेजेंट करेंगे। 10⁻2 हेक्टो, यानी कि h से रिप्रेजेंट करेंगे। 10⁻3 किलो स्मॉल k से, 10⁻6 मेगा कैपिटल M से, 10⁻9 गीगा कैपिटल G से, 10⁻, अरे माइनस नहीं है यहाँ से, 10⁻3 10⁻6 10⁻9 10⁻12 10⁻15 18 21 24। तो ये सब चीज़ें आप पढ़ लीजिएगा बहुत ज़्यादा।
पढ़ाने में बोरिंग है, बाकी आपको लर्न तो होना ही चाहिए। अब आगे हम देखते हैं द्रव्यमान और भार। द्रव्यमान और भार को देखेंगे। द्रव्यमान को हम m से रिप्रेजेंट करते हैं, मास से। भार को हम किलोग्राम से रिप्रेजेंट करते हैं। तो अब देखते हैं, किसी पदार्थ का द्रव्यमान उसमें उपस्थित द्रव्य की मात्रा है, जबकि किसी वस्तु का भार उस पर लगने वाला गुरुत्व बल है। यानी द्रव्यमान, उसमें कितना द्रव्य, कितना मैटर प्रेजेंट है, वो उसका द्रव्यमान हुआ किसी भी पदार्थ का, मैटर का। और उसका भार यानी कि उस पर कितना गुरुत्व बल लग रहा है, वो उसका भार हुआ, वेट हुआ। किसी पदार्थ का द्रव्यमान स्थिर होता है, परंतु उसका भार गुरुत्व में परिवर्तन के कारण एक स्थान से दूसरे स्थान पर अलग अलग हो सकता है। यानी कि जो मास होता है, द्रव्यमान होता है, वो तो क्या होता है, फिक्स होता है, जबकि उसका जो वेट है यानी कि W है, वो क्या होता है, फिक्स नहीं होता। जितना गुरुत्व बल लग रहा है उसके अकॉर्डिंग वो क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। तो आप इन दोनों शब्दों का प्रयोग विशेष ध्यान रखते हुए हमको करना होता है। प्रयोगशाला में किसी पदार्थ के द्रव्यमान के अधिक यथार्थपरक मापन के लिए विश्लेषिक तुला, यानी ये जो तुला दे रखी है उसका उपयोग किया जाता है। इस तरीके की ये तुला होती है, ये इसका चित्र है, आप देख सकते हैं। यहाँ पर ये राइडर वाहक हो गया, ये राइडर वाहक की घुंडी हो गई, नॉब हो गई, दंड हो गया। यहाँ पर दो पैन होते हैं, यानी दो तुला होती है। संतुलन के नीचे पैच दे रखे हैं, और ये विश्लेषिक तुला हो गई। जो हमें तालिका दी थी 1.1, उसमें द्रव्यमान का SI मात्रक किलोग्राम है, परंतु प्रयोगशाला में इसके छोटे मात्रक यानी कि ग्राम, 1 किलोग्राम में कितना ग्राम होता है, 1000 ग्राम होता है, का प्रयोग किया जाता है। क्योंकि रासायनिक अभिक्रिया में रासायनिक पदार्थों की थोड़ी मात्रा का ही उपयोग किया जाता है। अब हम देखेंगे आयतन के बारे में। किसी पदार्थ द्वारा घेरे हुए स्थान को हम आयतन कहते हैं, यानी वॉल्यूम कहते हैं। आयतन के मात्रक लंबाई, यानी लंबाई क्यूब की पावर 3 हो गया ना, यानी लंबाई क्यूब के होते हैं। अतः SI पद्धति में आयतन का मात्रक हम देख सकते हैं, क्योंकि SI पद्धति में लंबाई की जो यूनिट होती है मीटर होती है, तो मीटर क्यूब होता है। परंतु रासायनिक प्रयोगशाला में इतने अधिक आयतनों का उपयोग नहीं किया जाता, अतः आयतन का आमतौर पर सेंटीमीटर क्यूब या डेसीमीटर क्यूब में रहते हैं। यानी कि जब हम प्रैक्टिकल करते हैं प्रयोगशाला में, तो अपन इतना ज़्यादा वॉल्यूम नहीं रहते ना, मीटर क्यूब या ये, तो सेंटीमीटर क्यूब या डेसीमीटर क्यूब में, DM क्यूब में अपन मात्रकों का उपयोग करते हैं। द्रव्यमान के आयतन को मापने के लिए प्राय लीटर कैपिटल L का उपयोग करते हैं, जो कि SI मात्रक नहीं है। और हम देखेंगे यहाँ पर 1 लीटर किसके बराबर होता है, 1000 ml के बराबर। 1 लीटर इक्वल्स टू 1000 ml, और 1000 सेंटीमीटर क्यूब बराबर होता है 1 डेसीमीटर क्यूब। अब जब हम इन संबंधों को आसानी से देख सकते हैं, जब समझ सकते हैं, तो प्रयोगशाला में द्रवों और विलयनों के आयतनों को मापने के लिए अंशांकित सिलेंडर, ब्यूरेट, पीपेट आदि का भी उपयोग करते हैं। हम देखते हैं ना, लेबोरेटरी में इस तरीके का मेजरिंग सिलेंडर होता है, इस तरीके की ब्यूरेट होती है इस तरीके की, और इस तरीके की क्या होती है, पीपेट सी होती है। इनका उपयोग करते हैं। आयतन मापी फ्लास्क का उपयोग ज्ञात आयतन का विलयन बनाने के लिए किया जाता है। ठीक है, अब हम देखते हैं घनत्व। घनत्व को हम बोलते हैं डेंसिटी, जिसे हम D से रिप्रेजेंट करते हैं। तो घनत्व का जो फॉर्मूला होता है वो होता है घनत्व इक्वल्स टू द्रव्यमान अपॉन आयतन, यानी कि डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम लेके चलते हैं। किसी द्रव्यमान का घनत्व, किसी पदार्थ का घनत्व उसके प्रति इकाई आयतन का द्रव्यमान होता है। अतः घनत्व की SI मात्रक का इस प्रकार कैसे उपयोग कर सकते हैं, यानी घनत्व का SI मात्रक होगा द्रव्यमान का SI मात्रक डिवाइडेड बाय आयतन का SI मात्रक, यानी kg पर मीटर क्यूब, या फिर हम इसे बोल सकते हैं kg मीटर इनवर्स क्यूब। माइनस का 3 हो गया ना, इसलिए यह मात्रक बहुत बड़ा है,
रसायनज्ञ प्राय घनत्व को ग्राम सेंटीमीटर क्यूब में भी यानी छोटा यूनिट में भी व्यक्त करते हैं। द्रव्यमान को ग्राम में तथा आयतन को सेंटीमीटर क्यूब में हम व्यक्त कर सकते हैं। किसी पदार्थ का घनत्व ये बताता है कि उसमें कण कितने पास पास व्यवस्थित है। यदि घनत्व अधिक है तो उसका अर्थ है कि पदार्थ के कण बहुत पास पास व्यवस्थित, जितना ज़्यादा डेंसिटी होगी, जितना ज़्यादा घनत्व होगा, उतना ज़्यादा पदार्थ के कण एक दूसरे के पास पास समीप स्थित होंगे। ताप का मापन के 3 सामान्य पैमाने हैं। डिग्री सेंटीग्रेड, सेल्सियस यानी और डिग्री फ़ारेनहाइट हो गया हमारा, और केल्विन हो गया। यहाँ केल्विन एसआई मात्रक है। इन पैमानों पर आधारित तापमापियों में हम देखते हैं कि साधारण सेल्सियस पैमाने को तापमापी में 0 से 100 डिग्री तक अंशांकित किया जा सकता है। यहाँ ये दोनों तापक्रम जल के हिमांक और क्वथनांक को बताते हैं, यानी 0 डिग्री और 100 डिग्री। 0 डिग्री हमारा हो गया हिमांक और 100 डिग्री हो गया हमारा क्वथनांक। फ़ारेनहाइट पैमाने में 32 फ़ारेनहाइट और 212 डिग्री फ़ारेनहाइट के मध्य व्यक्त किया जा सकता है, यानी ये ठीक है। इन दोनों पैमानों का ताप एक दूसरे से निम्नलिखित संबंधित है। तो ये फॉर्मूला हमारा इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है कि डिग्री फ़ारेनहाइट और डिग्री सेंटीग्रेड में क्या रिलेशन। तो डिग्री फ़ारेनहाइट इक्वल्स टू होता है 9/5 इंटू डिग्री सेंटीग्रेड में हो गया, और उसमें क्या प्लस कर देंगे हम 32, ठीक है। और केल्विन पैमाना सेल्सियस पैमाने पर किस प्रकार संबंधित है। तो केल्विन इक्वल्स टू डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 275.15। तो अगर हमको डिग्री सेंटीग्रेड को केल्विन में चेंज करना है, केल्विन को डिग्री सेंटीग्रेड में चेंज करना है, तो हम इस फॉर्मूले का उपयोग कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर दिया भी है, जो आयतन यानी घन जब मापते हैं आयतन, तो यहाँ पे 1000 सेंटीमीटर क्यूब, 1000 ml, 1 डेसीमीटर क्यूब, 1 लीटर क्यूब, इस तरीके से एक जो बॉक्स है वो हमारा 1 सेंटीमीटर को बता रहा है, और इस तरीके से यहाँ पर 10 बॉक्सेस यानी 1 dm के इक्वल्स 2 हो गया। और ये नापने के लिए ब्यूरेट इस तरीके की होती है, लेबोरेटरी में पिपेट इस तरीके की, अंशांकित सिलेंडर ऐसा होता है, और आयतन मापी फ्लास्क ऐसा होता है। उसके बाद में ये जल का क्वथनांक देखिए आप, फ़ारेनहाइट, डिग्री सेंटीग्रेड, केल्विन सब में बता रखा है। और ये मानव शरीर का तापमान या कक्ष का तापमान, और यहाँ पर जल का हिमांक भी बता रखा है, ये आप देख लीजिए। फिर हम देखेंगे और ये जानना भी रुचिकर है कि 0 डिग्री से कम ताप अर्थात कि ऋणात्मक मान सेल्सियस पैमाने पर है तो संभव है, परंतु केल्विन पैमाने पर ताप का ऋणात्मक मान संभव नहीं। मतलब डिग्री सेंटीग्रेड में अपन नापेंगे ना, तो वो ऋणात्मक भी, नेगेटिव में भी हो सकता है, पर केल्विन में अगर होगा तो वो ऋणात्मक नहीं हो सकता, ठीक। तो हमने आज यूनिट्स को पढ़ा, यानी इकाइयों को पढ़ा, और मापन में अनिश्चितता हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में पढ़ेंगे। तो अगर आप हिंदी में वीडियो लेक्चर चाहते हैं और एनसीईआरटी से लाइन टू लाइन पढ़ना चाहते हैं ताकि आपको एग्ज़ाम में सफलता मिल सके और हिंदी में भी आपको वीडियो मिल सके, तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।